दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, डेरियस फोरॉक्स की फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। और इसका निचोड़ ये है कि कैसे स्टोइक दर्शन, जो हजारों साल पुराना है, आज की हमारी हाइपर कनेक्टेड जिंदगी के लिए एक तरह का गाइड बन सकता है। बिल्कुल। हमारे पास जो नोट्स हैं उनके हिसाब से आज का मिशन साफ है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये किताब असल में हमें एक सफर पर ले जाती है। ये सफर भारी दुनिया के शोर से शुरू होता है, फिर हमारे मन के अंदरूनी किले को मजबूत करने तक पहुंचता है, और आखिर में हमें अपनी जिंदगी की कहानी का, कह सकते हैं, हीरो बनने का रास्ता दिखाता है। बिल्कुल। और शुरू करने से पहले एक बात साफ करना जरूरी समझती हूँ। हाँ, बताइए। जब लोग स्टोइक शब्द सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि इसका मतलब है अपनी भावनाओं को पत्थर की तरह बना लेना। हाँ, कोई दुख या खुशी महसूस ना करना। बिल्कुल। लेकिन ये दर्शन इसके ठीक उल्टा है। ये भावनाओं को दबाने के बारे में नहीं, बल्कि उन्हें समझने और सही तरीके से मैनेज करने के बारे में है। अच्छा। इसका सबसे बड़ा सिद्धांत सिर्फ ये पहचानना है कि हमारे हाथ में क्या है और क्या नहीं। ठीक है, तो चलिए इसी नींव से शुरू करते हैं। किताब की शुरुआत एक बहुत दमदार लाइन से होती है, सारा सुधार भीतर से शुरू होता है। ऑल इम्प्रूवमेंट स्टार्ट्स विद इन। हाँ, ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? किताब इसे पत्र 1 से जोड़ती है, जिसमें कहा गया है यह जानना कि आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं। हाँ, और यही तो स्टोइक दर्शन की असली चाबी है। ये विचार सीधे दार्शनिक एपिक्टेटस से आता है। उन्होंने कहा था कि जिंदगी में हर चीज को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। ओके। एक, वो चीजें जो हमारे कंट्रोल में है, और दूसरी वो जो नहीं है। जैसे कि हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारे विचार, हमारे फैसले, हमारी प्रतिक्रियाएं। और कंट्रोल में क्या नहीं है? मौसम, ट्रैफिक। हाँ, मौसम, ट्रैफिक, दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं या दुनिया में क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ एक मुश्किल है। आज की दुनिया में, खासकर सोशल मीडिया और 24 घंटे न्यूज के जमाने में, हाँ बिल्कुल, हमें लगातार ऐसा महसूस कराया जाता है कि हमें हर चीज पर अपनी राय देनी चाहिए, हर चीज में शामिल होना चाहिए। सही बात है। किताब में विकिपीडिया या सोशल मीडिया पर बहस करने का एक उदाहरण भी है, जहां लोग घंटों अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं ऐसी चीजों पर जिनका उन पर कोई सीधा असर ही नहीं पड़ता। हाँ, तो ये हमारे दिमाग पर कैसे काम करता है? ये एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं, मानसिक जाल है। जब हम उन चीजों पर ध्यान लगाते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, तो हम असल में अपनी मानसिक ऊर्जा एक ऐसी लड़ाई में झोंक रहे होते हैं जिसे हम कभी जीत ही नहीं सकते। और नतीजा होता है चिंता और निराशा। बिल्कुल, चिंता, निराशा और बेबसी की भावना। किताब में एक बहुत अच्छी बात कही गई है। हमें पूरी तरह से उन चीजों पे ध्यान देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है, और जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उन्हें ब्रह्मांड पर छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब दुनिया से कट जाना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है अपनी ताकत को वहां लगाना जहां से कोई नतीजा निकल सकता है। यानी अपने अंदर? हाँ, अपने अंदर। तो असल में ये एक तरह का फिल्टर लगाने जैसा है, ये तय करना कि किस चीज को अपने दिमाग के अंदर आने देना है और किसे नहीं। एकदम सही। आप इसे अपने दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं। ये आपको सिखाता है कि किस जानकारी को इंस्टॉल करना है और किसे ब्लॉक करना है, ताकि आपका मानसिक सीपीयू हमेशा जरूरी कामों के लिए फ्री रहे। बिल्कुल। और जब हम अपने दिमाग के सीपीयू को फ्री रखने की बात करते हैं, तो ये हमें सीधे दूसरे खंड पर ले आता है, अपने मन का प्रबंधन, मन की रक्षा करना। अब पत्र 10 में अपने मन की रक्षा करने पर जोर दिया गया है। किताब में सोशल मीडिया की तुलना चीनी यानी शुगर से की गई है। ये उपमा मुझे बड़ी दिलचस्प लगी। हाँ, क्योंकि ये एकदम सटीक है। कैसे? चीनी की तरह ही सोशल मीडिया हमें तुरंत एक छोटा सा इनाम देता है। एक लाइक, एक कमेंट, एक मजेदार वीडियो। डोपामीन हिट। हाँ, डोपामीन हिट। ये हमें पल भर के लिए अच्छा महसूस कराता है, लेकिन लंबे समय में जैसे ज्यादा चीनी शरीर को नुकसान पहुंचाती है, वैसे ही बेकार की जानकारी हमारे दिमाग को थका देती है और ध्यान देने की क्षमता को भी कमजोर करती है। हाँ, और हमें असल जिंदगी से दूर ले जाती है। किताब में एक बहुत ही कमाल की कहानी है, जेसी लिवरमोर की। जो 20वीं सेंचुरी के सबसे मशहूर स्टॉक ट्रेडर्स में से एक थे। हाँ, और वो जानबूझकर खुद को बाहरी दुनिया की राय और खबरों से दूर रखते थे। किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनते थे, किसी से सलाह नहीं लेते थे, ताकि वो साफ दिमाग से सोच सकें। लेकिन क्या आज की दुनिया में ऐसा करना मुमकिन है? क्या हम सच में खुद को बाहरी प्रभावों से पूरी तरह काट सकते हैं? ये तो बहुत मुश्किल लगता है। आपका सवाल बहुत सही है। शायद जेसी लिवरमोर की तरह पूरी तरह से अलग थलग होना आज मुमकिन ना हो, लेकिन हम उनके सिद्धांत को अपना सकते हैं। और वो सिद्धांत क्या है?
सिद्धांत ये है कि जानकारी की मात्रा से ज्यादा उसकी गुणवत्ता मायने रखती है, और यहीं पर अफेक्ट ह्यूरिस्टिक का मनोविज्ञान काम आता है, जिसका जिक्र स्रोत में है। अफेक्ट ह्यूरिस्टिक, ये क्या होता है? ये हमारे दिमाग का एक शॉर्टकट है। इसका मतलब है कि हमारे फैसले अक्सर तर्क पर नहीं बल्कि हमारी भावनाओं पर आधारित होते हैं। अच्छा। अगर कोई जानकारी हमें अच्छा महसूस कराती है तो हम उससे जुड़े जोखिमों को कम आंकते हैं, और अगर कोई चीज़ हमें बुरा महसूस कराती है तो हम उसके फायदों को नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है, तो इसका सोशल मीडिया से क्या लेना देना है? देखिए, सोशल मीडिया इसी का फायदा उठाता है। कैसे? वो आपको लगातार दूसरों की शानदार छुट्टियों की तस्वीरें, उनकी कामयाबियों की कहानियां दिखाता है। ये जानकारी आपको शायद पल भर के लिए प्रेरित करे, लेकिन ज्यादातर लोगों में ये तुलना और ईर्ष्या की भावना पैदा करती है, जिससे उन्हें बुरा महसूस होता है। सही बात है। अब अफेक्ट ह्यूरिस्टिक के मुताबिक जब आप इस बुरी भावना के असर में होते हैं तो आप अपनी जिंदगी के बारे में जो फैसले लेंगे वो भी नकारात्मक होंगे। मतलब आप शायद कोई नया काम शुरू करने से डरेंगे या खुद को कम आंकेंगे। बिल्कुल। इसलिए अपने मन की रक्षा करना सिर्फ समय बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने फैसलों की गुणवत्ता को बचाने के लिए भी जरूरी है। वाह, तो ये सिर्फ ध्यान भटकने की बात नहीं है, ये असल में हमारी निर्णय लेने की क्षमता को हाईजैक करने जैसा है। एकदम। ये समझकर तो वाकई लगता है कि अपने सूचना के स्रोतों को सावधानी से चुनना कितना जरूरी है। और जब हम अपने मन को इस तरह की बाहरी जानकारी से बचाना सीख जाते हैं तो अगला कदम आता है उन नकारात्मक भावनाओं से निपटना जो अंदर से पैदा होती हैं। जैसे कि डर। हाँ, जैसे डर। हाँ, और यहाँ पर किताब एक ऐसा आइडिया सामने रखती है जो पहली बार सुनने में बहुत अजीब बल्कि थोड़ा निराशावादी भी लग सकता है। पत्र 6 में डर का इलाज बताया गया है, और इसमें दार्शनिक सेनेका के एक उद्धरण है। आशा करना छोड़ दो और तुम डरना छोड़ दोगे। Cease to hope and you will cease to fear. एक मिनट, लेकिन क्या उम्मीद करना हमेशा ही बुरा होता है? मतलब क्या उम्मीद ही हमें मुश्किल समय में आगे नहीं बढ़ाती? ये सवाल बहुत जरूरी है और यही इस विचार की गहराई है। तो क्या मतलब है सेनेका का? देखिए, सेनेका का मतलब ये नहीं है कि हम भविष्य के बारे में सोचना बंद कर दें या पूरी तरह निराशावादी हो जाएं। वो आशा और डर के रिश्ते की बात कर रहे हैं। अच्छा। उनका तर्क है कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब हम किसी एक खास नतीजे से अपनी सारी उम्मीदें बांध लेते हैं, जैसे मुझे उम्मीद है कि मुझे ये प्रमोशन मिलेगा ही। बिल्कुल, तो हम अनजाने में उसके न होने का डर भी पैदा कर लेते हैं। उम्मीद जितनी पक्की होती है, डर भी उतना ही गहरा होता है। तो फिर इसका समाधान क्या है? अगर हम उम्मीद ना करें तो क्या करें? किताब एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका सुझाती है जो लेखिका सुजैन जेफर्स से लिया गया है। क्या तरीका है? वो कहती हैं कि मुझे आशा है या आई होप कहने के बजाय मैं जानना चाहूंगा या आई वंडर की मानसिकता अपनाएं। ये तो एक छोटा सा बदलाव है। हाँ, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया है, तो आशा है मुझे ये नौकरी मिल जाए सोचने के बजाय वो ये सोचे कि मैं जानना चाहूंगा कि इस अनुभव से मेरे लिए क्या नए अवसर खुलते हैं, चाहे नतीजा कुछ भी हो। बिल्कुल। देखिए, दोनों में कितना फर्क है। हाँ है। तो पहले वाक्य में आपकी खुशी उस एक नतीजे पर टिकी है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर नौकरी नहीं मिली तो निराशा होगी। और दूसरे वाक्य में आपने अपनी खुशी को नतीजे से अलग कर दिया है। अब आप प्रक्रिया के बारे में उत्सुक हैं, सीखने के लिए तैयार हैं। ये अनिश्चितता को डर के साथ नहीं बल्कि जिज्ञासा के साथ स्वीकार करना है। एकदम सही। आप कंट्रोल छोड़ रहे हैं और सफर पर ध्यान दे रहे हैं। ये सेनेका के दर्शन का असली मतलब है। ये तो मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये हमें बाहरी नतीजों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी आंतरिक शांति को प्राथमिकता देना सिखाता है। और मुझे लगता है कि ये हमें आखिरी और सबसे सशक्त विचार पर ले जाता है, अपनी कहानी खुद गढ़ना। हाँ, ये सब कुछ एक साथ जोड़ देता है। पत्र 16 में लेखक डेरियस फोराक्स अपना एक बहुत ही निजी अनुभव बताते हैं। एक समय था जब वो अपना ब्लॉग और लेखन का काम छोड़ने वाले थे। उन्हें लग रहा था कि वो नाकामयाब हैं, कि कोई उनकी बातें नहीं पढ़ता। वो खुद को यही कहानी सुना रहे थे। ठीक है। लेकिन फिर उन्हें एक दिन एहसास हुआ कि अगर उनके अंदर खुद को ये कहानी सुनाकर छोड़ने के लिए मनाने की ताकत है, तो इसका मतलब है कि उनके अंदर खुद को टिके रहने के लिए मनाने की ताकत भी है। हाँ, ये सिर्फ अपनी कहानी बदलने की बात थी। और यही स्टोइक दर्शन का सार है। दार्शनिकों का मानना था कि बाहरी घटनाओं का हम पर उतना असर नहीं होता जितना हमारे उन घटनाओं को दिए गए अर्थ का होता है। मार्क्स ऑरेलियस, जो एक रोमन सम्राट और स्टोइक दार्शनिक थे, ने अपनी किताब मेडिटेशंस में बार बार लिखा है कि आप ये चुन सकते हैं कि आप किसी चीज से आहत महसूस ना करें। मतलब
कोई आपका अपमान कर सकता है, लेकिन अपमानित महसूस करना या ना करना आपकी अपनी पसंद है। बिल्कुल। लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल। अगर कोई आपको सबके सामने बेइज्जत करे तो आत्म महसूस ना करना लगभग नामुमकिन लगता है। सही बात है, ये मुश्किल है। इसका तरीका है घटना और अपनी प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा फासला बनाना, एक गैप बनाना। हाँ, जब कुछ बुरा होता है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर भावनात्मक होती है। स्टोइक कहते हैं, उस पहली प्रतिक्रिया पर तुरंत अमल मत करो, रुको, एक सांस लो और खुद से पूछो, क्या पूछना है? यहाँ असल में क्या हुआ है और मैं इस घटना को क्या कहानी देना चाहता हूँ। अच्छा, मतलब मेरी बेइज्जती हुई और मेरा दिन बर्बाद हो गया। कहानी के बजाय हाँ, मैं ये कहानी चुन सकता हूँ कि किसी ने कुछ शब्द कहे जो उनकी अपनी असुरक्षा को दिखाते हैं। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मैं इसे सीखकर आगे बढ़ूंगा। एकदम सही। शक्ति उस घटना में नहीं है, शक्ति उस कहानी में है जो हम खुद को सुनाते हैं। हम कह सकते हैं, मैं एक असफल व्यक्ति हूँ, या हम कह सकते हैं, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो चुनौतियों से सीख रहा है। हम अपनी कहानी के लेखक हैं। और जब हम ये समझ जाते हैं तो हम बाहरी दुनिया के रहमो करम पर नहीं रहते, हम अपनी मानसिक स्थिति के ड्राइवर बन जाते हैं। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो हमने एक पूरा सफर तय किया। हमने शुरुआत की ये समझकर कि हमें अपनी ऊर्जा सिर्फ उन चीजों पर लगानी चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है। हाँ, फिर हमने सीखा कि कैसे सोशल मीडिया जैसी चीनी से अपने मन की रक्षा करनी है। बिल्कुल। उसके बाद हमने डर को एक नए नजरिए से देखा, उसे उम्मीद से अलग करके। और अंत में हमने ये जाना कि हम अपनी जिंदगी की कहानी के लेखक खुद हैं। और ये सभी विचार एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, एक संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना, जहां बाहरी दुनिया में चाहे कितना भी तूफान हो, हमारे अंदर शांति बनी रहे। मतलब ये बाहरी शोर से खुद को बचाने और अपने अंदर स्थिरता खोजने के बारे में है। बिल्कुल। अंत में एक विचार, ये किताब MMA फाइटर खबीब नूरमगोमेदोव के एक दर्शन के साथ समाप्त होती है, जो हमारे शरीर की अस्थायी प्रकृति पर जोर देता है। वो कहते हैं कि हम अपने शरीर तो ट्रेन करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, लेकिन एक दिन ये शरीर नहीं रहेगा। सही बात है। ये एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करता है। अगर हमारा शरीर भी स्थायी नहीं है तो वास्तव में क्या टिकता है? शायद वो हमारे द्वारा प्रशिक्षित मन की शक्ति है, वो मानसिकता है जिसे हमने बनाया है, और वो कहानी है जिसे हमने जीने के लिए चुना है। सोचने के लिए दिलचस्प बात है।